कहते हैं कि अगर ताकत ज्यादा हो तो गुरूर आ ही जाता है, लेकिन एलिफेंट को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। एलिफेंट यानी हाथी, जिसे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना जरूरी नहीं लगता, बल्कि अपने हाल में मस्त रहते हुए अपने परिवार के साथ खुशी और गम बांटते हुए यहाँ से वहां जंगल की सैर करना बहुत पसंद आता है। ये विशालकाय जानवर अर्थ का, पृथ्वी का लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग लैंड एनिमल है। यूं तो मेहमत आकार में एलिफेंट से काफी बड़े थे, लेकिन अब वो विलुप्त हो चुके हैं। एलिफेंट और मेहमत के पूर्वज एक ही थे, इसलिए इनमें बहुत सारी समानताएं मिलती हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी देखे जा सकते हैं। जैसे मेहमत के टस्क यानी लंबे नुकीले दांत एलिफेंट से काफी बड़े हुआ करते थे और ज्यादा मुड़े हुए भी होते थे। ठंडे वातावरण में रहने के लिए मेहमत के शरीर पर बालों की मोटी परत भी पाई जाती थी, जो कि एलिफेंट के शरीर पर नहीं पाई जाती। आइस एज के खत्म होने के साथ क्लाइमेट गर्म होता चला गया और ऐसे क्लाइमेट में मेहमत सरवाइव नहीं कर पाए, इसलिए विलुप्त होते चले गए और अर्थ पर रह गए एलिफेंट, जो आकार में उनसे काफी छोटे होने के बावजूद आज सबसे बड़े लैंड एनिमल माने जाते हैं और एलिफेंटिडी फैमिली के ये अकेले सर्वाइविंग मेंबर्स हैं। इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी एलिफेंट को अपना दोस्त बना लेते हैं और हर उम्र के लोग एलिफेंट्स के साथ मिलजुल कर रह पाते हैं। लेकिन ये कैसे हो पाता है? एक बहुत बड़े आकार के जानवर से क्या हमें डर नहीं लगता, या एलिफेंट को इंसान पसंद है? असल में इसका रीजन एलिफेंट का शांत स्वभाव है। एलिफेंट साइज में भले ही बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव और केयरिंग एनिमल है, जो न केवल अपने बच्चों और परिवार के साथ मिलनसार होते हैं, बल्कि हर उस पर्सन के साथ ये अपनापन महसूस कर लेते हैं जो कि इनसे प्यार से मिलता है। इन्हें प्रेम की भाषा बहुत अच्छी लगती है और बहुत आसानी से समझ भी आ जाती है। इन्हें अपने से छोटे जानवरों की मदद करने में भी बड़ा सुकून मिलता है। शायद ही किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन इतना सेंसिटिव होने के पीछे रीजन क्या है, ये हम डॉक्यूमेंट्री में आगे जान ही लेंगे। इसलिए अभी ये जान लेते हैं कि एलिफेंट ना केवल एक सेंसिटिव एनिमल है, बल्कि बहुत एडवांस मैमल भी है, क्योंकि हम इंसानों के अलावा ऐसी बहुत ही कम स्पीशीज मौजूद हैं जो आईने में खुद को देखकर पहचान सकती हैं, और ऐसी स्पीशीज में आते हैं एप्स, डॉल्फिन्स और एलिफेंट्स। एलिफेंट्स का पूर्वज ऐरावत हाथी को माना जाता है, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ और देवता इंद्र का वाहन बना। आज के समय में एलिफेंट अफ्रीका के सवाना में, घास के मैदानों में और जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी 3 स्पीशीज होती है। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, जिसका साइंटिफिक नेम है लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट यानी लॉक्सोडोंटा साइक्लोन्स, और एशियन एलिफेंट यानी एलिफस मैक्सिमस। इन तीनों स्पीशीज में से एशियन एलिफेंट्स नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में पाए जाते हैं, और अफ्रीकन एलिफेंट्स की स्पीशीज वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में, सवाना में और डेजर्ट्स में रहा करती हैं। इन एशियन और अफ्रीकन स्पीशीज में थोड़ा अंतर देखा जा सकता है। जैसे एशियन एलिफेंट के कंपैरिजन में अफ्रीकन एलिफेंट ज्यादा विशाल होते हैं। एक एडल्ट अफ्रीकन एलिफेंट की हाइट 4 मीटर तक होती है, जबकि एक एडल्ट एशियन एलिफेंट की हाइट 3.5 मीटर तक होती है। अफ्रीकन एलिफेंट्स का वजन 4000 से 8000 किलोग्राम तक होता है, जबकि एशियन एलिफेंट्स का वजन 3000 से 6000 किलोग्राम तक रहता है। एशियन एलिफेंट्स लगभग 48 साल की उम्र तक जीते हैं, तो अफ्रीकन एलिफेंट्स की उम्र लगभग 70 साल होती है। इनके कानों की बनावट में भी अंतर देखा जा सकता है, क्योंकि एशियन एलिफेंट के कान छोटे होते हैं और उनका आकार सेमी सर्कुलर होता है, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट्स के कान ज्यादा बड़े होते हैं और इनकी शेप काफी हद तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जैसी होती है। एशियन एलिफेंट की स्किन अफ्रीकन एलिफेंट से काफी सॉफ्ट और स्मूथ होती है। अफ्रीकन एलिफेंट से मेल और फीमेल दोनों ही एलिफेंट्स में टस्क पाए जाते हैं, जबकि एशियन एलिफेंट्स में मेल्स में टस्क पाए जाते हैं, जबकि फीमेल्स में टशे पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही छोटे टस्क होते हैं। आज एलिफेंट की तीनों ही स्पीशीज को एंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि इनका अस्तित्व खतरे में है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है, क्योंकि इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई है और इनका अस्तित्व बनाए रखना एक चुनौती बनता जा रहा है।
तो क्यों आ गई एलिफेंट्स की तीनों ही स्पीशीज खतरे में? इसका जवाब भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और अभी ये समझना जरूरी है कि एलिफेंट की दुनिया को देखना है तो उसके झुंड को करीब से देखना होगा, क्योंकि हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये झुंड एलिफेंट्स का परिवार होता है जिसमें 10 से 12 तक एलिफेंट्स नजर आते हैं। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है और कम भी, बिल्कुल जैसे छोटे परिवार और बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या हुआ करती है। कुछ ऐसा ही एलिफेंट्स के झुंड पर भी लागू होता है। इस झुंड में मेल एलिफेंट को बुल कहा जाता है और फीमेल एलिफेंट को काऊ। इनके बच्चे काफ कहलाते हैं। मेल एलिफेंट आकार में ज्यादा बड़े होते हैं और इनका वजन भी फीमेल एलिफेंट से लगभग दुगुना होता है। फीमेल एलिफेंट्स हमेशा झुंड में ही रहा करती हैं और इनके झुंड की लीडर होती है मैट्रियार्क, जो कि इस ग्रुप की सभी बड़ी और सबसे समझदार फीमेल एलिफेंट होती है। वही इस झुंड को गाइड करती है और सही और गलत का फर्क समझाती है। लगता है ये एलिफेंट्स के झुंड की दादी या नानी होगी। अब यूं तो मेल एलिफेंट भी परिवार में रहा करते हैं, लेकिन लगभग 13 साल की उम्र आते आते इन्हें झुंड से अलग अकेले रहना पसंद आने लगता है और ये अकेले ही निकल जाते हैं अपनी अलग दुनिया बनाने। कई बार ये अपनी ही उम्र के यंग एलिफेंट्स के झुंड का हिस्सा बन जाते हैं और अपने लिए सही फीमेल पार्टनर की तलाश में लग जाते हैं। एलिफेंट यूं तो बहुत शांत रहा करते हैं, लेकिन मस्त के समय इनसे दूर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस समय शांत और सहनशील एलिफेंट उग्र और खतरनाक हो जाते हैं। ये मस्त एक ऐसी बायोलॉजिकल कंडीशन है जो हर एडल्ट मेल एलिफेंट यानी बुल को अफेक्ट करती है। इसका संबंध मेटिंग सीजन से ही होता है, लेकिन इसके कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। 20 साल की उम्र तक पहुंचने वाले हर बुल एलिफेंट में मस्त की शुरुआत हो जाती है और ये मस्त फेज 55 से 60 साल तक की उम्र वाले बुल एलिफेंट्स में पाई जाती है। साल में एक बार मस्त पीरियड आता है जो 2 से 3 महीनों तक रहता है। इस फेज का आना एक बुल एलिफेंट की अच्छी सेहत के बारे में बताता है। इस पीरियड में एलिफेंट के सिर के दोनों तरफ मौजूद टेम्पोरल ग्लैंड से टेम्पोरिन सीक्रेट होता है। ये एक हार्मोन रिच सब्सटेंस होता है। एलिफेंट की बॉडी में इस समय रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे उसके स्वभाव में बहुत से बदलाव आते हैं और वो बेचैन, चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है। मूवमेंट्स और साउंड्स के लिए भी वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इस दौरान उसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है और वो अक्सर मेटिंग के लिए तैयार फीमेल एलिफेंट यानी काऊ की तलाश में निकल जाता है। फीमेल एलिफेंट में मस्त फेज नहीं पाई जाती है, बल्कि उसमें एस्ट्रोस फेज होती है, जिसमें वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है। उस समय काऊ एलिफेंट ऐसे साउंड निकालती है जो बहुत दूरी तय करते हुए मस्त बुल तक पहुंच जाते हैं और बुल का काऊ एलिफेंट तक पहुंचना आसान हो जाता है। एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भावस्था काल मैमल्स में सबसे लंबा होता है, क्योंकि हाथी के बच्चे का जन्म 18 से 22 महीनों में होता है। सामान्य तौर पर एक फीमेल एलिफेंट अपने लाइफ टाइम में 4 बच्चों को जन्म देती है और एक बार में एक ही बच्चे का जन्म हुआ करता है। ट्विंस का जन्म होना एलिफेंट्स में काफी रेयर है। एलिफेंट का बच्चा यानी काफ एलिफेंट पूरे झुंड का लाडला होता है। सारी फीमेल एलिफेंट्स उसे बहुत प्यार से बड़ा करती हैं और उसकी खास देखभाल करती हैं। उसे सिर्फ अपनी माँ से ही प्यार और सीख नहीं मिलती, बल्कि उस झुंड में रहने वाली उसकी बहनें, चाची, बुआ और दादी नानी लगने वाली हर फीमेल एलिफेंट का दुलार मिलता है। और जब कभी झुंड का ये लाडला नाराज हो जाता है तो सारे एलिफेंट्स दौड़ पड़ते हैं उसे मनाने के लिए और उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए। एलिफेंट का ये बच्चा जन्म लेने के कुछ देर बाद ही खड़ा हो जाता है और लड़खड़ाते कदमों के साथ चलना शुरू कर देता है, लेकिन इसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि एलिफेंट का बच्चा लगभग ब्लाइंड ही पैदा होता है और दुनिया को देखने के लिए उसे कुछ समय तक अपनी माँ की गाइडेंस फॉलो करनी होती है। इस काफ एलिफेंट की सूंड पर भी इसका पूरा कंट्रोल नहीं होता और इस कंट्रोल को बनाने के लिए इसे काफी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी माँ और रिश्तेदारों से सीख लेनी पड़ती है। तब जाकर कुछ महीनों में इसे अपनी सूंड को सही तरह इस्तेमाल करना और उस पर कंट्रोल बनाना आ पाता है। लेकिन इस काफ एलिफेंट को इस लर्निंग में ज्यादा परेशानी तो नहीं ही होती होगी, क्योंकि इसका दिमाग जन्म के समय से ही पूरी तरह विकसित जो होता है और अपने परिवार के बीच रहते हुए नए नए गुण सीखते हुए काफ एलिफेंट बड़ा होता रहता है और एक एडल्ट एलिफेंट बनता है। जन्म के समय ब्लाइंड रहने वाले एलिफेंट की आईसाइट बड़े होने के बाद भी बहुत अच्छी तो नहीं होती,
और ये लगभग 20 मीटर की दूरी तक ही देख पाते हैं। इनके सिर और नाक की साइज और पोजीशन की वजह से इनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनकी आंखों को प्रोटेक्ट करने वाली पलकें बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, जो लगभग 5 इंच तक लंबी होती हैं। ये धूल, मिट्टी और गंदगी को हाथी की आंखों में जाने से रोकती हैं। एलिफेंट के कान भी काफी बड़े होते हैं। इन बड़े बड़े कानों को हिलाकर वो अपनी खुशी और गुस्से को जताता भी है। इसके कान ब्लड वेसल्स के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से बने होते हैं, जो इसके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। एलिफेंट की सुनने की क्षमता शानदार होती है। ये ऐसी बहुत सी आवाजें सुन सकता है जिनका हम इंसानों को पता भी नहीं चलता, और ऐसा इसलिए क्योंकि एलिफेंट बहुत लो रेंज में कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। एलिफेंट की आवाजें कई किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती हैं। एक एलिफेंट अपने साथी एलिफेंट की आवाज 4 किलोमीटर दूर से भी सुन सकता है, और कई बार 10 किलोमीटर दूर से आने वाली आवाजों को सुन पाना भी इनके लिए पॉसिबल हो पाता है। एलिफेंट के कानों के पीछे का हिस्सा बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसी हिस्से के जरिए एक महावत यानी प्रोफेशनल एलिफेंट राइडर एलिफेंट को डायरेक्ट कर पाता है। और एलिफेंट को जब डायरेक्शन का पता लगाना होता है तो ये अपनी ट्रंक यानी सूंड का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। जब कभी किसी अनजान रास्ते पर हाथी को चलना होता है तो ये अपनी सूंड से उस जमीन को चेक करता है और पता लगाता है कि आगे का रास्ता उसके चलने के लिए सही तो है ना। और जब उसे रास्ता सही लगता है तभी वो अपना पैर उस जमीन पर आगे बढ़ाता है। एलिफेंट की सूंड उसके अपर लिप और नोज का एक्सटेंशन होती है। ये एलिफेंट के बहुत ही काम आती है, क्योंकि सांस लेने में, खाना लेकर मुंह तक पहुंचाने में, पानी पीने में, स्मेल करने में, सामान उठाने में, कम्युनिकेशन करने में, एक दूसरे से मिलने में और प्रोटेक्शन करने जैसे रोजमर्रा के कामों को पूरा करने के लिए हाथी को अपनी सूंड की मदद लेनी होती है। ये सूंड बहुत ही पावरफुल होती है। इसका वजन लगभग 130 किलो होता है और ये आसानी से 250 किलो तक का वजन उठा लेती है। जहां इंसानों के पूरे शरीर में लगभग 600 मसल्स पाई जाती हैं, वहीं एलिफेंट की सूंड में लगभग 40,000 मसल्स होती हैं, जो कि उसे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अपनी सूंड में एलिफेंट 6 लीटर तक पानी होल्ड कर लेता है, और स्मेल के लिए भी एक जबरदस्त ऑर्गन होती है जो एलिफेंट को स्मेल के सोर्स की तरफ आसानी से डायरेक्ट कर देती है। सूंड के जरिए एलिफेंट हवा में मौजूद सेंट पार्टिकल्स को कलेक्ट करता है और फिर ये पार्टिकल्स जैकपसन ऑर्गन तक पहुंचते हैं, जो एलिफेंट के मुंह के ऊपरी हिस्से में यानी रूफ में लोकेटेड होता है। ये ऑर्गन एलिफेंट के आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकता है, जिससे एलिफेंट के लिए अपने आसपास मौजूद वाटर सोर्सेज का पता लगाना पॉसिबल हो पाता है। ये 12 मील दूर स्थित वाटर सोर्स का भी पता लगा सकते हैं। अपनी सूंड की मदद से एलिफेंट 20 फीट ऊंची ब्रांचेस तक भी पहुंच जाते हैं और अपनी पसंद की वेजिटेशन को बड़े मजे से खा पाते हैं। इसके लिए ये अपनी सूंड को शुक्रिया तो जरूर से कहते होंगे, क्योंकि इन्हें खाना बहुत पसंद जो है, तभी तो दिन के 18 से 20 घंटे तो ये खाने में ही बिता देते हैं। और ऐसा करने का रीजन दिन भर में अपनी एनर्जी को बनाए रखना होता है। एलिफेंट पूरी तरह से हर्बीवोरस होते हैं यानी वेजिटेरियन। ये एक दिन में 200 से 300 किलो चारा खा लेते हैं और 100 से 150 लीटर पानी पी लेते हैं। ये पत्तियां, घास, फल और पेड़ों की शाखाएं खाया करते हैं। इन्हें केले बहुत पसंद होते हैं और बैम्बू, कोकोनट, मैंगो, शुगरकेन और वाइल्ड राइस भी इनके फेवरेट फूड्स की लिस्ट में शामिल हैं। इतना कुछ चबाने के लिए इनके पास 26 दांत होते हैं, जिनमें से 2 दांत तो इनके लंबे टस्क होते हैं। लगातार चबाने रहने से इनके घिस चुके पुराने दांतों को नए दांत रिप्लेस करते रहते हैं, और जब उम्र बढ़ने के साथ इनके आखिर दांत घिस जाते हैं तो एलिफेंट के लिए खाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फैमिली हेल्प करती है। जो एलिफेंट झुंड में रहते हैं उन्हें झुंड के दूसरे एलिफेंट्स खाना खिला दिया करते हैं, लेकिन जो एलिफेंट्स इस उम्र में अकेले रहते हैं वो भूख से दम तोड़ देते हैं। एलिफेंट के टस्क हाथी दांत यानी आइवरी टस्क भी कहलाते हैं। ज्यादातर बुल एलिफेंट के पास लगभग 1.8 मीटर लंबे आइवरी होते हैं, जो उनके लिए काफी यूजफुल रहते हैं। इन लंबे और मजबूत आइवरी टस्क से चीजों को उठाना, अपने रास्ते से चीजों को दूर हटाना, खाना इकट्ठा करना, पेड़ों से छाल तोड़ना और अपनी सूंड को बचाए रखने जैसे बहुत से जरूरी काम पूरे करते हैं। एलिफेंट सूखा पड़ने के हालातों में इन्हीं आइवरी टस्क से जमीन में गड्ढा खोदकर अंडरग्राउंड वाटर ढूंढ निकालते हैं
और लड़ने की जरूरत पड़े तो ये बड़े बड़े मजबूत दांत एलिफेंट का बहुत साथ देते हैं। एलिफेंट के लिए आइवरी टस्क कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने हेल्पफुल होते हैं, ये तो समझ आ ही गया, लेकिन इंसानों को इनकी जरूरत क्यों है? क्या आइवरी टस्क से बनी ज्वेलरी, पियानो कीज और कई तरह की आर्टिस्टिक चीजें बनाना इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए एलिफेंट्स को अपनी जान ही गंवानी पड़ जाए? आइवरी टस्क की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसे स्टेटस सिंबल समझा जाता है और कुछ लोग इसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। और ऐसी डिमांड्स को पूरा करने के लिए एलिफेंट्स का अवैध शिकार किया जाता है और इस डिमांड को पूरी करते करते एलिफेंट्स की संख्या इतनी कम हो गई है कि आज ये एनिमल स्पीशीज ही एंडेंजर्ड हो गई है। एलिफेंट्स को क्या पता होगा कि उन्हें अपनी ही दांतों की वजह से जान गंवानी पड़ेगी, लेकिन हमें तो पता है ना कि कोई भी सजावट की चीज बनाने के लिए किसी एनिमल को तकलीफ देना सही नहीं है। सोच कर देखिएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि एलिफेंट की स्किन बहुत सख्त होती है, तो ये जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि इसकी 1 इंच मोटी स्किन टच के लिए काफी सेंसिटिव होती है। एलिफेंट की स्किन कानों के पीछे, पैरों के नीचे और आंखों के आसपास काफी पतली होती है। इनकी स्किन पर बालों की पतली लेयर भी पाई जाती है जो कि बचपन में काफी मोटी होती है ताकि उनकी स्किन को प्रोटेक्ट किया जा सके। अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को पहचानने के लिए और एलिफेंट को परेशान करने वाले इंसेक्ट्स का पता लगाने में भी स्किन माहिर होती है। इतना बड़ा हाथी छोटे से इंसेक्ट्स का पता लगते ही उनसे दूरी बनाना बेहतर समझता है, क्योंकि चींटी और मधुमक्खियां भले ही छोटे होते हैं लेकिन एलिफेंट को तंग करने के लिए ये काफी हैं। और ये बात एलिफेंट को अच्छी तरह पता होती है। वो जानता है कि अगर ये इंसेक्ट्स उसकी सूंड में घुस जाए तो ये एलिफेंट के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह हो सकता है, क्योंकि एलिफेंट की सूंड बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और इसमें बहुत सारी नर्व एंडिंग्स भी होती हैं। इंसेक्ट्स बाइट से एलिफेंट की स्किन पर जलन भी होने लगती है, इसलिए इनसे दूर रहने के लिए एलिफेंट हमेशा चौकन्ना रहता है। और इन कीड़े मकोड़ों को एलिफेंट के शरीर से दूर रखने के टास्क को इसकी छोटी लेकिन एक्टिव रहने वाली पूंछ भी काफी अच्छे तरीके से पूरा करती है। मधुमक्खियों से एलिफेंट को लगने वाले डर का इस्तेमाल किसान अपनी फसल बचाने के लिए करते हैं। वो अपने खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मधुमक्खी के छत्ते की बाड़ लगा देते हैं ताकि एलिफेंट्स का झुंड उनके खेत से दूर रहे और पूरी फसल को एक ही दिन में चट ना कर जाए। हाथी की स्किन पर बहुत सारे रिंकल्स भी होते हैं जो इसकी स्किन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिससे एलिफेंट का शरीर ठंडा बना रहता है और तभी तो ये आराम से मीलों की दूरियां तय कर लेता है खाने और पीने की तलाश में, वरना तो तेज गर्मी में ये सफर ही नहीं कर पाए। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए एलिफेंट अपने शरीर पर गीली मिट्टी भी लगाया करते हैं ताकि सूरज की हार्मफुल रेज इन्हें नुकसान ना पहुंचाए। इस मिट्टी को हाथियों का सनस्क्रीन लोशन कह सकते हैं। सफर से याद आया कि एलिफेंट्स की लंबी लंबी यात्राओं को पूरा करने में इनके पैर पूरा साथ देते हैं। इनके पैरों में सॉफ्ट पैडिंग लगी होती है जिससे इनके फिसलने का खतरा भी नहीं रहता। इनके शरीर का वजन भी आसानी से पैरों पर बैलेंस हो जाता है और इनके चलने की आवाज भी नहीं होती। अपने नॉर्मल रूटीन में जंगलों में रहने वाले एलिफेंट्स 1 घंटे में 4 मील तक की दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन इनकी स्पीड 25 मील पर आवर तक भी पहुंच सकती है, जबकि हम ह्यूमंस की एवरेज वॉक केवल 3 मील पर आवर हुआ करती है। इसलिए एलिफेंट्स की चाल को धीमा मत समझना। चलने में भले ही एलिफेंट्स जरूरत के हिसाब से स्पीड पकड़ लेते हैं, लेकिन ये ऐसे मैमल हैं जो जंप नहीं कर सकते। इतने बड़े और भारी शरीर के साथ जंप करना एलिफेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन स्विमिंग करना इनके लिए बहुत आसान होता है और स्विमिंग इनका फेवरेट टाइम पास भी होता है। अक्सर एलिफेंट अपने बच्चों के साथ पानी में खेलना पसंद करते हैं और लंबी दूरियों को तैरकर पार करना भी इनके लिए इजी टास्क होता है। ये वाकई स्विमिंग को एंजॉय करते हैं, लेकिन शायद सोना इन्हें ज्यादा पसंद नहीं होता। तभी तो ये केवल 2 से 4 घंटे की नींद लेते हैं, वो भी खड़े खड़े। कभी कभार जब कोई एलिफेंट बीमार होता है तो ही वो लेटना पसंद करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एलिफेंट्स काफी एक्टिव होते हैं, और हो भी क्यों ना, इनका ब्रेन भी तो काफी एक्टिव होता है। एलिफेंट्स का ब्रेन लैंड मैमल्स में सबसे बड़ा होता है और ह्यूमन ब्रेन से ये 4 गुना तक लार्ज होता है। इनके ब्रेन में मूवमेंट और मसल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने वाले पोर्शंस यानी सेरिब्रम्स और सेरिबेलम्स ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। और इनकी मेमोरी का तो कहना ही क्या, ये वाकई में जबरदस्त याददाश्त रखते हैं, क्योंकि इनके ब्रेन में टेम्पोरल लोब्स काफी बड़े होते हैं। ये लोब्स ही तो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
अपनी इस मेमोरी के दम पर एलिफेंट्स अपने अनुभवों को याद रख पाते हैं। ये अगर अपने झुंड के साथियों से दशकों पहले दूर हो गए हों, तो भी अगली बार मिलने पर ये उन्हें तुरंत पहचान लेंगे और अपने बिछड़े साथियों से मिलकर इन्हें कितनी खुशी होगी। जस्ट इमेजिन, अपनी शार्प मेमोरी के दम पर ही सूखे के दिनों में फीमेल एलिफेंट्स की लीडर मैट्रियार्क यानी कि कुल माता अपने झुंड को उस 10 मील दूर मौजूद वाटर सोर्स की तरफ ले जा पाती है, जिसे उसने बरसों पहले देखा होता है। एलिफेंट्स के ब्रेन का हिप्पोकैम्पस भी काफी डेवलप्ड होता है। ये स्ट्रक्चर इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी की वजह से एलिफेंट्स इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और खुशी, गम, प्यार और हंसी मजाक जैसे एक्सप्रेशंस दिया करते हैं। एलिफेंट्स डेथ रिचुअल्स भी करते हैं और अपने मरे हुए साथियों का सम्मान भी करते हैं। ये इतने भावुक होते हैं कि अपने बच्चे की अचानक मौत हो जाने पर फीमेल एलिफेंट डिप्रेसिव स्टेट में चली जाती है और कई दिनों तक उसकी बॉडी को अपने साथ साथ लेकर चलती रहती है। इस दुख को भुलाना पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस सेंसिटिव एनिमल के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जिसमें खाने और पानी की लगातार तलाश जारी रखना तो होता ही है। साथ ही अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा करना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होता, क्योंकि जंगल में ऐसे बहुत से शिकारी घूमा करते हैं जिन्हें एलिफेंट का शिकार करना होता है। इन शिकारियों की नजर सबसे ज्यादा एलिफेंट के बच्चों पर रहती है, क्योंकि उन्हें अपने जाल में फंसाना बहुत ही आसान जो होता है। ऐसा सबसे बड़ा खतरा होता है लायन, जो कि एलिफेंट्स के शिकार के लिए घात लगाए रहता है। अकेला लायन तो अक्सर एलिफेंट को हरा नहीं पाता है, लेकिन झुंड में ये एलिफेंट पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए जब लायंस शिकार करने का इरादा बना लेती है तो अपना झुंड बनाकर एलिफेंट पर अटैक करती है। इसके लिए वो ऐसे बच्चे या बीमार बूढ़े एलिफेंट को टारगेट करती है जिन्हें हराना काफी आसान हो। इनके अलावा फीमेल एलिफेंट को टारगेट करना भी मेल के कंपैरिजन में काफी आसान रहता है। लायन के अलावा क्रोकोडाइल भी एलिफेंट के लिए खतरा बना रहता है, खासकर जब एलिफेंट नदी के किनारे रहा करते हैं। तब क्रोकोडाइल उन पर अटैक कर सकते हैं। बहुत बार क्रोकोडाइल को मात ही मिलती है, लेकिन कभी कभार काफ एलिफेंट इसके चंगुल में भी आ जाता है। और राइनोसोरस, उसे तो कम समझना भूल ही होगी, क्योंकि यूं तो वो एलिफेंट जितना बड़ा नहीं होता, लेकिन उसमें अग्रेशन बहुत होता है। एलिफेंट और राइनोसोरस एक ही इलाके में रहते हैं। ऐसे में अपने अपने इलाके को लेकर के इनमें लड़ाई हो जाया करती है। इस लड़ाई में ज्यादातर एलिफेंट ही जीता करते हैं, लेकिन राइनोसोरस हाथी से ज्यादा फुर्तीला होता है और उसके पास ऐसे नुकीले सींग भी होते हैं जिनसे वो एलिफेंट को बुरी तरह घायल कर सकता है और कई बार मार भी सकता है। एलिफेंट के बच्चे को हाइनास के झुंड से भी बचाकर रखना पड़ता है, क्योंकि हाइनास काफ एलिफेंट पर हमला करने की फिराक में ही रहती हैं। अगर बच्चा अपनी माँ से और झुंड से दूर हो जाए या फिर किसी मिट्टी के गड्ढे में फंस गया हो, तो उसे मारना इनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे में एलिफेंट्स को अपने झुंड में रहते हुए एक दूसरे का ख्याल रखते हुए ही आगे बढ़ना होता है। जहाँ तक एलिफेंट्स की आपस की लड़ाई की बात है, तो ये एक दूसरे पर हमला करने का ऐसा कोई खास इरादा नहीं रखते और नॉर्मल फेज में रहते हुए एक दूसरे को मारने की तो शायद ये सोचते भी नहीं होंगे। लेकिन मस्त फेज में, क्योंकि एलिफेंट बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और इनका खुद पर काबू नहीं रहता, तो ऐसे में इनके बीच लड़ाइयां भी बहुत होती है, जिसमें किसी एक की जान भी जा सकती है। तो ये तो हुए एलिफेंट को जंगल के जानवरों से होने वाले खतरे, लेकिन इंसान भी तो एलिफेंट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। हाथी दांत की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए न जाने कितने ही हाथी मारे जा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए और खेती करने के लिए एलिफेंट्स के रहने की जगहों पर तेजी से अतिक्रमण किया जाता रहा है, जिससे इनके पास रहने के लिए बस थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा ही बचा है। एलिफेंट्स के साथ होने वाली क्रूरता बस यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उन्हें जबरदस्ती कैद करके भी रखा जाता है, ताकि जू में और सर्कस में उनके करतब दिखाकर पैसा कमाया जा सके। एक सोशल और सेंसिटिव एनिमल को उसके परिवार से अलग करके बंदी बना लिया जाता है और ऐसी तकलीफों से भरी कैद में सिमटकर एलिफेंट बहुत जल्दी दम तोड़ देता है। इतने शांत और संवेदनशील जानवर के जीवन का अंत ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। क्यों? इसका जवाब हमें खुद से पूछना होगा और शायद खुद को ये बताना भी होगा कि एलिफेंट ना केवल अपने परिवार के लिए जरूरी होता है, बल्कि इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एलिफेंट को इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि ये सीड ट्रांसपोर्टर होते हैं।
एलिफेंट के खाने में बहुत तरह के सीड्स भी शामिल होते हैं जो एलिफेंट के डंग के साथ हजारों मीटर की दूरी तय कर लेते हैं और नए इलाकों में इन सीड्स से प्लांट्स ग्रो होने के चांस बढ़ा देते हैं। एलिफेंट के डंग में सीड्स के अंकुरित होने के लिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। स्टडीज तो ये भी बताती है कि एलिफेंट इन बीजों को 60 किलोमीटर की दूरी तक फैला सकता है, जिससे दूसरे एरियाज में भी नए हैबिटेट डेवलप हो सकते हैं और ऐसा होने से बहुत से दूसरे एनिमल्स को खाना और रहने के लिए घर मिल सकता है। प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन रखने में और इकोसिस्टम को फर्टाइल बनाए रखने में एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते आए हैं। नए वाटर सोर्स खोज निकालना एलिफेंट्स के लिए बड़ा आसान होता है और पानी के ये गड्ढे दूसरे जानवरों की पहुंच भी पानी तक बना देते हैं, जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। जंगलों में एलिफेंट्स रास्ता बनाते चलते हैं, जिससे दूसरे जानवरों का सफर भी बहुत आसान बनता जाता है। ऐसा बहुत कुछ करते हैं एलिफेंट्स, जिससे वो खुद की मुश्किलें तो हल करते ही हैं, साथ में अपने से छोटे दूसरे जानवरों की परेशानियों को भी दूर करते चलते हैं। सबके लिए सोचने वाले इस एलिफेंट की जिंदगी जो कभी खुशनुमा हुआ करती थी, अब गुमशुदा हो गई है। इसलिए इसके कंजर्वेशन के प्रयास भी तेजी से बढ़ रहे हैं, ताकि सपने से लगने वाले साथी हाथी को बचाया जा सके। और इसलिए हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। तो क्यों ना हम भी इस हाथी मेरे साथी के कॉन्वर्सेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करें और इसे गुमसुम और गुमशुदा होने से बचाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। और अब तो एलिफेंट के बारे में आप वो सब कुछ जान भी चुके हैं जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में जानता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और इसी के साथ एलिफेंट पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री पूरी होती है, लेकिन एलिफेंट को बचाने की कोशिश जारी रखनी है, याद रखिएगा। और हम मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नई डॉक्यूमेंट्री में। तब तक आप infinitystream.tv पर अवेलेबल डॉक्यूमेंट्रीज को एक्सप्लोर करते रहिए। रूबी कहेगी आपसे धन्यवाद।